तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा एनीमे लेकर आया हूँ जिसकी एनिमेशन एओटी जैसी और उसकी जो बैक स्टोरी है वो डोरेमोन जैसी, जो कि आप लोगों को बेहद पसंद आएगी। लिटरली ये बहुत ज्यादा अमेजिंग है। इसमें जो एक तरह की प्रजाति है जिसे क्लेमोर कहा जाता है, वो आधे इंसान और आधे मॉन्स्टर होते हैं और वो इस दुनिया में अपने रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। वो इंसानों को नहीं मारते चाहे वो कितने भी बुरे हों, पर उनकी एक लिमिट होती है। क्या हो अगर वो मॉन्स्टर बन जाए, अगर वो किसी इंसान को मार दे तो। वैसे मैं बता दूं कि इन्हें एक ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करती है। जब ऐसी चीजें होंगी तो उनके साथ क्या होगा, इसके लिए तो आपको एनीमे देखना होगा। तो बढ़ते हैं हमारी कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत में हमें एक गांव दिखाया जाता है और वहां पर हमें बताया जाता है कि 6 लोग और मारे गए। वो काफी ज्यादा डरे होते हैं और काफी ज्यादा परेशान भी होते हैं। उन्हें नहीं पता कि वो उन मॉन्स्टर का क्या करेंगे, लेकिन जो उनके पास सोल्यूशन है वो उसे अपनाना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनका मुकाबला एक ही शख्स कर सकता है और उनका नाम है क्लेमोर। तो दोस्तों मैं बता दूं, क्लेमोर एक ऐसी प्रजाति है जो कि आधी मॉन्स्टर और आधा इंसान है, जैसा कि एओटी में टाइटन्स होते हैं। बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे। तो वो लोग क्लेमोर को बुलाना तो चाहते हैं, लेकिन वो डरते भी है कहीं वो हमारा शिकार ना कर दे। और हमें ये भी बताया जाता है जो मॉन्स्टर उन लोगों को मार रहे हैं उन्हें योमा कहा जाता है। वो अपने आप को इंसानों की तरह ढाल सकते हैं, लेकिन वो है तो एक मॉन्स्टर ही। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो क्लेमोर है वो आ गई होती है और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो उससे डर रहे होते हैं। एक शख्स ऐसा भी है जिसका नाम हमें राकी बताया जाता है, जो कि क्लेमोर से बिल्कुल भी नहीं डरता है। दूसरी तरफ जो क्लेमोर है वो अपनी पेमेंट लेने के लिए हेड से मिलने आई होती है। तभी जो विलेज का हेड होता है वो उसकी काबिलियत पर सवाल उठाता है। तो क्लेमोर उसे बताती है कि अगर विलेज के पास कोई भी मॉन्स्टर दिख गया तो वो अपनी पेमेंट वापस लौटा देगी। वो कहती है कि उसकी जिंदगी का एक ही रूल है, अगर वो जिंदा वापस आई है तो समझ लेना तुमको पेमेंट देनी ही होगी, अगर वो नहीं लौटती तो तुम बिल्कुल मत देना, क्योंकि वो उस टाइम मर चुकी होगी। उसके बाद क्लेमोर अपने अगले मिशन की तरफ बढ़ रही होती है। तभी राकी उसके पास आता है। अगर क्लेमोर उसको सेंस नहीं करती तो वो उसकी गर्दन उड़ा देती। जब वो क्लेमोर उससे पूछती है कि तुम उससे नहीं डरते तो वो कहता है कि इसमें डरने वाली क्या बात है। उसके बाद वो उससे बहुत सारे सवाल पूछने लगता है कि तुम किसके लिए काम करती हो, तुम कहाँ पर रहती हो, तुम उसकी मदद करोगी। वो अपनी कहानी बता रहा होता है कि कैसे मॉन्स्टरों ने उसके फैमिली को खत्म कर दिया था, लेकिन इससे क्लेमोर को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है और वो कहती है कि वो ये सारी चीजें पैसों के लिए करती है। सीन शिफ्ट होता है। रॉकी अपने घर पहुंच गया होता है डिनर बनाने के लिए। तब वो देखता है कि उसके अंकल मारे गए हैं और उसे और कोई नहीं बल्कि वो मॉन्स्टर यानी कि योमा ने मारा है। और योमा और कोई नहीं बल्कि उसका भाई होता है, जो कि वो मॉन्स्टर उसके भाई का रूप बदल लिया होता है और उसकी जो मेमोरीज होती है वो उसके पास होती है। और वो बता रहा होता है कि किस तरह से उसने उसके पेरेंट्स को मारा था, अब वो उसको भी मारेगा। लेकिन वो ऐसा करने ही वाला होता है कि वहाँ पर क्लेमोर आ जाती है और वो उसे मार देती है। राकी उसे शुक्रिया कह रहा होता है और पूछता है कि ये सब तुमने मेरे लिए किया। क्लेमोर कहती है कि तुम इसको गलत मत समझो, वो अपना सिटी में काम करने आई थी जो कि अधूरा रह गया था, अब पूरा हो गया है। अब यहाँ पर राकी के पास कुछ भी नहीं बचा होता है, वो बिल्कुल अकेला हो गया होता है। वहाँ के जो विलेज के लोग थे वो ये समझते थे कि ये भी आधा मॉन्स्टर बन गया है, एक दिन वो भी इनको मार देगा, इसलिए वो उसको एक रेगिस्तान में छोड़ के चले जाते हैं। उसकी जिंदगी खतरे में होती है, वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है, लेकिन क्लेमोर उसको बचा लेती है और एक सेफ जगह पे छोड़ के चले जाती है। वो उसे ढूंढने के लिए सिटी में घूम रहा होता है। तभी उसे एक शख्स मिलता है। वो उसे बताता है कि तुम्हें क्लेमोर ढूंढ रही थी, वो भी माउंटेन की तरफ। जब वो उसको मिलती है तो वो काफी ज्यादा खुश होती है। वो उससे पूछ रहा होता है कि तुमने मेरी जान बचाई, साथ ही वो उसका नाम पूछने लगता है। तो जो वो क्लेमोर होती है वो अपना नाम क्लेमोर ही कहती है और वो उसे वहाँ पर तुरंत ही खत्म कर देती है। उसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं जहाँ पर रॉकी उससे सवाल करता है कि तुम अपने मिशन को पूरा तो कर लेती हो, लेकिन जो पैसे हैं उन्हें कलेक्ट करना भूल जाती हो। तो वो बताती है जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो काम करती है वहाँ पर उसे मिशन मिलते हैं और उसे पूरा करने के बाद वो खुद कलेक्ट करने आ जाते हैं। और साथ में हमें ये भी बताया जाता है कि जो उसको चोट लगी थी वो इसलिए हील हो जाती है
क्योंकि वो आधी मॉन्स्टर है और आधी इंसान है और उसे उसके कपड़ों के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं वो उसको कपड़े देकर चले जाएंगे। उसके बाद राकी को बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है तो जो क्ले है वो उसके लिए एक लिज़ार्ड पकड़ती है और उसे वो पकाकर खा रही होते हैं और हमें पता चलता है कि जो उनकी जो खाने की क्षमता होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है। अगर वो 2 दिन तक पानी ना भी पिए तो वो काम चला लेते हैं क्योंकि वो क्लेमोर है। दूसरी तरफ जो राकी है वो भरपेट खाना खा रहा होता है तो हमें पता चलता है कि जो राकी है वो अभी भी इंसान है। अगर वो मॉन्स्टर बन गया होता तो उसे भूख नहीं लग रही होती। उसके बाद क्ले बताती है कि उसके पास एम्बलम है जो कि उसकी आइडेंटिटी, उसके असाइनमेंट, उसका नाम, उसका जो बैकग्राउंड है वो सब डिसाइड करता है। उसके बाद वो एक बंदे से मिलने आई होती है जो कि उसके लिए कपड़े लाया होता है और एक इंफॉर्मेशन भी लाया होता है। वो उसे पूछ रहा होता है कि तुम उस बच्चे को लेकर क्यों घूम रही हो, कहीं वो तुम्हारे पास्ट की बातें याद तो नहीं दिलाता। फिर वो इन बातों को साइड करता है। वो उसके पास जाता है, उसके बाउंड को देख रहा होता है और उसे कह रहा होता है कि फिलहाल तो तुम काफी ज्यादा परफेक्ट हो, लेकिन अगर ये चोट तुम्हारे विजुअल पार्ट में लगी होती तो वो वहां पर मर जाती। यानी उसका मतलब है कि जो क्लेमोर होते हैं उनकी भी एक वीकनेस होती है। फिर वो एक उसको ब्लैक कार्ड देता है। वो हैरान होती है और इसके बारे में आप लोगों को आगे पता चलेगा क्योंकि ये चीजें उसकी पास से जुड़ी होती है जिसकी वजह से वो एक डिसीजन लेती है कि वो पास के गांव में जाएगी जहां पर उसे मिशन नहीं मिला होता है। फिर वो राकी को एक जगह पर छोड़कर जा रही होती है तो राकी उससे काफी सारे सवाल पूछ रहा होता है। कहीं वो उसको छोड़कर तो नहीं जा रही, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो वहाँ का यानी कि होटल का मैनेजर होता है वो बताता है कि जो माउंटेन्स है वहाँ पर एक और क्लेमोर आ गई है जो कि पिछले हफ्ते ही आई थी और वो ये सुनने के बाद हैरान होती है और वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। और जो राकी होता है वो वहीं रुक जाता है। तभी उसके पास वही वाला बंदा आकर सारी चीजें बता रहा होता है। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्लेमोर को क्रिएट करती है क्योंकि जो ह्यूमंस है वो मॉन्स्टर से बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते, इसलिए उन्होंने क्लेमोर को बनाया। और जो क्लेमोर्स है वो बस औरतों पे ही काम करता है। इसका रीजन तो वो भी नहीं जानता, पर वो एक चीज जानता है कि जो योमा की पावर है वो उसके पास है। अगर वो उसकी लिमिट को क्रॉस कर देती है तो वो एक मॉन्स्टर में बदल जाएगी। तब उसे उसके ऑर्गेनाइजेशन के लोग उसे मार देंगे। और ये सुनने के बाद जो राकी है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तो राकी उसको रोकने के लिए तुरंत जाता है और उसे कहता है कि तुम योमा बन जाओगी। वो रोते हुए उससे कह रहा होता है कि तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। तो जो क्ले है वो बताती है कि ये चीजें उसके साथ नहीं बल्कि जो उसकी साथी थी उसके साथ होगी, इसलिए वो उसे मारने के लिए जा रही है। फिर वो अपना ब्लैक कार्ड दिखाती है जो कि पहले दिखाई थी उसने। इसका मतलब हमें बताया जाता है कि जो क्लेमोर है वो अपनी लिमिट पर पहुंच जाते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि वो योमा यानी कि मॉन्स्टर बनने वाले हैं। तो वो अपने किसी करीबी को ये ब्लैक कार्ड भेज देते हैं जिसकी मदद से वो उन्हें ढूंढे और खत्म कर दे, क्योंकि वो एक मॉन्स्टर की तरह नहीं बल्कि एक इंसान की तरह मरना चाहती है। क्ले ये भी बताती है कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर है वो उसके साथ ही ज्वाइन हुई थी और वो उससे काफी बड़ी है, लेकिन वो उसकी काफी अच्छी दोस्त भी है। और हमें उस दूसरी क्लेमोर को दिखाया जाता है जिसका नाम एलेना होता है और वो क्ले को ऐसे देखकर काफी खुश होती है और वो उसे कहती है कि तुम मुझे तुरंत मार दो इससे पहले वो मॉन्स्टर में बदले। दूसरी तरफ जो क्ले है उसके अंदर इतने इमोशंस नहीं होते हैं, इसलिए वो तुरंत उसकी जो विश होती है यानी कि वो इंसान के रूप में बनना चाहती है वो उसकी विश को पूरा करती है। क्योंकि दोस्तों अगर वो ऐसा नहीं करती तो जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं वो उसे मार देते। और क्ले के लिए स्पेशल बात ये थी कि जो उसकी दोस्त की विश थी वो उसने पूरी की क्योंकि उसके पास कोई भी चारा नहीं था। एक दिन वो भी अपनी लिमिट पे आएगी और उसे मार दिया जाएगा। उसके बाद क्ले अपनी अगली जर्नी के लिए निकल जाती है
और वहाँ पर उसे एक एजेंट मिलता है और वो बताता है कि अगला मिशन तुम्हारा राबोना में है और वहाँ पर जो क्लेमोर है वहाँ पर अलाउड नहीं है, इसलिए वो उसको एक पिल्स देता है जिसकी मदद से वो एकदम पूरी तरीके से इंसान की तरह लगेगी। उसकी जो वाइट आंखें हैं वो नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, जब वो पिल्स लेगी तो वो मॉन्स्टर को ट्रैक नहीं कर पाएगी और ना कि सेंस कर पाएगी। लेकिन उसकी जो दोस्त की विश थी वो उसने पूरी की, क्योंकि उसके पास कोई भी चारा नहीं था। एक दिन वो भी अपनी लिमिट पे आएगी और उसे मार दिया जाएगा। उसके बाद क्ले अपनी अगली जर्नी के लिए निकल जाती है। फिर वो उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर फादर विंसेंट बता रहे होते हैं कि जो फादर वैन थे उन्हें कितनी बेरहमी से मारा उन मॉन्स्टरों ने, उनमें कोई भी दया नहीं थी। ये बात सुनने के बाद क्ले कहती है कि वो हर एक को इक्वली ट्रीट करते हैं, चाहे वो औरत हो। फिर वो अपना रूल बताती है कि अगर वो जिंदा आ गई तो उसे पे कर देना, अगर वो नहीं आई तो पे करने की कोई जरूरत नहीं है। साथ में वो ये भी कहती है कि उसका जो एक छोटा सा भाई है, यानी कि जो उसके साथ ट्रैवल कर रहा है, उसकी देखभाल करना, जो भी आपके चर्च में काम होगा वो उसे दे देना। इतना कहने के बाद वो अपने काम पर निकल जाती है। तभी उसके पास वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड आते हैं और वो उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। साथ ही कहते हैं कि यहाँ का रूल तुम्हें नहीं पता, यहाँ पर योमा और क्लेमोर अलाउड नहीं है, तुम उस रूल को फॉलो नहीं कर रही हो तो तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। तो वो उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। वो उन्हें डिपेंड करके वहाँ से भाग जाती है। वही हमें एक मॉन्स्टर को भी दिखाया जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, क्ले वापस से नॉर्मल हो जाती है और वो पिल खाने ही वाली होती है कि वो जो रात वाले बंदे होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं और वो अपनी तहकीकात कर रहे होते हैं और वो जानते हैं कि ये जो क्ले है वो ही थी उस रात में जो कि कुछ करके अपनी आंखों का कलर बदल ली थी। लेकिन टाइम रहते क्ले वो पिल को खा लेती है और अपनी आंखों का कलर बदल लेती है। पर यहाँ पर उन बंदों को कुछ भी पता नहीं चलता, इसलिए वो यहाँ से चले जाते हैं। फिर क्ले अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है। वो फादर वाइसेंट से पूछ रही होती है कि जो चर्च में है वो पिछली रात में उसमें कौन कौन गया था, यानी कि उधर पहरा कौन कौन दे रहा था। तो वो बताते हैं कि उसके जो जान पहचान में थे वही लोग दे रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्ले को डाउट है कि उनमें से ही कोई वो मॉन्स्टर है जो कि छुप कर उन पर अटैक कर रहा है। उसके बाद वो रात में निकलती तो है, लेकिन उसका रास्ता रोकने के लिए वही सोल्जर आ जाते हैं और वो उन्हें समझा रही होती है कि वो उन्हें मारना नहीं चाहती, बल्कि वो अपना मिशन को पूरा करना चाहती है। तभी महल से चिल्लाने की आवाज आती है और वो तुरंत वहाँ पर पहुंच जाती है। लेकिन वो पिल्स खाने की वजह से सेंस नहीं कर पा रही होती है, इसलिए जो वो मॉन्स्टर होता है वो उसके ऊपर अटैक करने लगता है और वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। दूसरी तरफ वो सोल्जर आ गए होते हैं और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, इसलिए वो भी उस मॉन्स्टर पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन वो क्ले का काम बढ़ा देते हैं। उसे उस मॉन्स्टर से तो लड़ना ही है, लेकिन उन्हें प्रोटेक्ट भी करना है। वो उन्हें कहती है कि उसके बीच में मत आओ, लेकिन वो लोग नहीं मानते, जिसकी वजह से जो हमारी क्ले है उसको बहुत ज्यादा चोट लगती है और जो मॉन्स्टर है वो अगला मुक्त चलने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन वहाँ पर सोल्जर्स आ जाते हैं, जिससे वो डर कर वहाँ से भाग जाता है। यहाँ क्ले की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। दूसरी तरफ जो वो दो सोल्जर होते हैं उनमें से एक सोल्जर उसकी मदद करेगा, क्योंकि क्ले ने उसकी जान बचाई थी। उसके बाद वो क्ले को एक जगह पर लेकर आ जाते हैं और उसके बचने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं। वही जो दो सोल्जर होते हैं उनमें से जो दूसरा वाला होता है वो कह रहा होता है कि अब तो ये मर जाएगी और ये डिजर्व करती है। इस बात पे राकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने लगता है और उसे कहता है कि तुम इसे मॉन्स्टर समझते हो, लेकिन वो बिल्कुल भी वैसी नहीं है। वो इंसानों की मदद करती है, उसमें भी दिल है और वो एक काइंड हार्टेड लेडी है। भले ही वो एक क्लेमोर है पर वो इंसानों के लिए लड़ती है। इतना बोलने के बाद वो उसके लिए प्रे करता है और 2 दिन बाद क्ले होश में आ जाती है और वो फादर से एक फेवर मांगती है, क्योंकि क्ले ने उस एरिया में मॉन्स्टर को सेंस किया था और वहाँ पर जितने भी लोग यानी कि प्रे करने आते हैं, जिस एरिया की वो प्रोटेक्शन करती थी, उस
एरिया में ही मॉन्स्टर छुपा हुआ है और हमें पता चलता है कि उस एरिया में जितने भी फादर उस चर्च में प्रे करते हैं उनको इकट्ठा किया जाता है और क्ले अपनी आंखों की मदद से उनको सेंस करके बताएगी कि इनमें से कौन है वो मॉन्स्टर। लेकिन वहाँ के जितने भी फादर्स होते हैं वो उसके खिलाफ होते हैं, पर फादर विंसेंट ने उसको परमिशन दे दी थी तो वो अपना काम बिना रुके कर सकती है। फिर वो अपनी आंखों का यूज करके उनकी आंखों में देखती है, जिसकी वजह से वो पता लगा पाएगी कि कौन योमा है, यानी कि मॉन्स्टर। वो हर एक की आंखों पर चेक करती है लेकिन उनमें से कोई भी उसे योमा नहीं लग रहा होता है। फिर लास्ट में दो लोग बचे होते हैं, उनको लग रहा होता है कि इन दोनों में से कोई एक तो योमा होगा। उसकी इन्वेस्टिगेशन तो बिल्कुल परफेक्ट होती है, वो पूरी कोशिश करती है कि वो योमा को बाहर निकाले। दूसरी तरफ जो हमारा राकी है वो स्टोर रूम में बैठा होता है उन कंकालों के साथ। उसके बाद फादर विंसेंट की बारी आती है क्योंकि अब वो ही बचे होते हैं जिनकी इन्वेस्टिगेशन करनी है और वहाँ पर जितने भी सोल्जर होते हैं वो उन्हें घेर कर खड़े होते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि फादर विंसेंट ही वो मॉन्स्टर हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वो डरे तो हैं लेकिन वो सच्चे होते हैं। जब क्ले उनको चेक करती है तो उसे लगता है कि यही मॉन्स्टर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, वो सोचने लगती है कि इनमें से कोई नहीं है तो वो मॉन्स्टर कहाँ पर छुपा होगा। तब उसे याद आता है कि स्टोर रूम यानी राकी खतरे में है, वहाँ पर योमा छुपा होता है और वो राकी को मार देता है, यानी कि उसे नुकसान पहुंचा देता है। और अगला मूव चले उससे पहले वहाँ पर क्ले आ जाती है। लेकिन जब क्ले मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने में बिजी होती है तो वो मॉन्स्टर उसका ध्यान भटकाता है और वो राकी के ऊपर अटैक करने लगता है। तभी वहाँ पर वो सोल्जर आ जाते हैं और राकी को बचा लेते हैं और वो कह रहे होते हैं कि हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। तो क्ले उन्हें कह रही होती है कि वो उनकी मदद नहीं बल्कि वो उसके रास्ते में आ जाएंगे, इसलिए वो कहते हैं हम अपनी तरीके से तुम्हारी मदद करेंगे, भले ही हम उसके सामने कुछ भी ना हो, लेकिन हम इस सिटी के रखवाले हैं, हमारा जो फर्ज बनता है वो हम पूरा करेंगे। लेकिन वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा होता है। तभी राकी के दिमाग में आता है कि वो जो मूर्ति लेकर आया है वो क्लेया की तरफ फेंके और वो सब मिलकर उसकी तरफ फेंकते हैं, जिससे क्लेया की जान बचाती है। और वो मूर्ति जब टूटती है तो उसमें से क्लेया की शॉर्ट बार आती है, जिसकी मदद से वो और भी ज्यादा पावरफुल अपने आप को महसूस करती है। शॉर्ट पाने के बाद वो मॉन्स्टर पर डोमिनेट कर रही होती है, लेकिन वो मॉन्स्टर समझ जाता है कि ये बस उसके लिए एक डिस्ट्रैक्शन है और वो क्लेया के ऊपर भारी अटैक्स करता है, जिसकी वजह से उसके जो बाउंस होते हैं वो खुलने लगते हैं। दूसरी तरफ वो सोल्जर भी उसकी मदद कर रहे होते हैं, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता है। क्लेया यहाँ पर बहुत बड़ी मुश्किल में होती है, पर वो यहाँ पर मौके का फायदा उठाकर उस मॉन्स्टर को मार तो देती है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी चीज होती है, वो उसे मारते हैं पर वो मरता नहीं है क्योंकि उसका एक विजुअल पॉइंट है, जैसे क्ले का है वैसे ही उस मॉन्स्टर का भी है, और वो सर पे होता है तो तुरंत क्ले अपनी पावर का यूज करके उस मॉन्स्टर के सर पर मार देती है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है क्योंकि क्ले ने अपनी लिमिट को सरपास कर दिया होता है और जो उसकी क्लेमोर की पावर है उसको कुछ ज्यादा ही यूज कर दिया होता है, जिसकी वजह से वो योमा में कन्वर्ट होने लगती है, इसलिए उसको अब मार देना चाहिए, ऐसा वो कह रही होती है। जैसा हमने एलिना के साथ देखा था, वो अपनी लिमिट को रीच कर देती है, जिसकी वजह से वो योमा में बदल जाती है। यहीं पर हमारी क्ले भी योमा में बदलने लगती है और वो कह रही होती है कि उसे मार दो। ये बात सुनने के बाद राकी काफी ज्यादा उदास हो जाता है। वो कहता है कि उसके जो भी करीब आता है वो उसे एक दिन छोड़कर चले ही जाता है, लेकिन इस बार वो फैसला करता है कि वो क्ले के साथ जाएगा। अभी एक मिरेकल होता है, जो योमा वाला ऑरा होता है वो पूरी तरीके से गायब हो जाता है और वहाँ पर एक बड़ी सी रोशनी चमकती है, जिसकी वजह से जो क्ले है वो नॉर्मल हो जाती है। और ये जितना भी चीजें पॉसिबल हो पाई वो राकी की वजह से। उसके बाद वो लोग ये टाउन को छोड़कर जा रहे होते हैं और वो राकी से कहता है कि तुम एक दिन जरूर स्ट्रॉन्ग बनोगे और उसे एक शॉट भी देता है। उसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, हमें एलिना को दिखाया जाता है जिसका रियल नेम टेरेसा होता है। एक सिटी में बहुत सारे योमा आ गए होते हैं, उसका असाइनमेंट होता है उनको खत्म करना, जिसे वो बिना टाइम गवाए बिल्कुल आराम से खत्म कर देती है। जब उसके पेमेंट की बात आती है तो वो कहती है कि एक ब्लैक कलर का बंदा आएगा, उसे तुम दे देना। वो जो सिटी के लोग होते हैं
हैं वो उससे पूछ रहे होते हैं कि अगर हमने गलत बंदे को दे दी पेमेंट तो क्या होगा। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर बहुत भयानक चीज होगी जिसके लिए ये सिटी भी प्रिपेयर नहीं कर पाएगी। ऐसा पहले हो भी चुका है। ये वार्निंग देने के बाद वो आगे बढ़ जाती है। उसके बाद जब वो आगे बढ़ती है तो उसे ब्लैक सूट वाला बंदा मिलता है और वो उसे अगला मिशन दे देता है। वो बंदा बताता है कि उसके चेहरे को देखकर तुम पता नहीं लगा सकते वो कितनी ताकतवर है। वो डॉल की तरह दिखती है और वो बहुत ज्यादा क्यूट भी है और एक फेक स्माइल लेकर चेहरे पर चलती है, लेकिन असल में तो वो इतनी ताकतवर है कि वो योमा की 1% भी पावर यूज नहीं करती। वो उन्हें तुरंत यानी कि इंस्टेंटली खत्म कर देती है। वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। एक औरत के रूप में वो मॉन्स्टर है। उसके बाद वो अपने जो मिशन होता है वो उसमें पहुंच जाती है। वहाँ पर वो लोगों को मार रही होती है। वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और डरे होते हैं कि ये जो क्लेमोर है वो ऐसा क्यों कर रही है। तभी हमें पता चलता है कि ये जो योमा है वो इंसान के रूप में अपने आप को बदल लेते हैं और उनके बीच में घूम रहे होते हैं। और ये टोटल 7 है जो कि वो खत्म करने के लिए आई होती है। वो वहाँ पर 6 को तो खत्म कर देती है, लेकिन एक बचता है और वो उसे भी ढूंढ लेती है, वो भी इंस्टेंटली, क्योंकि वो जो योमा होता है वो एक बच्ची को शील्ड बनाकर अपने आप को बचा रहा होता है। लेकिन वो इतनी आसानी से तो नहीं बच सकता। टेरेसा उसे ढूंढ लेती है और तुरंत खत्म कर देती है, लेकिन उस बच्ची की आंखों में बिल्कुल भी डर नहीं होता है। उसके बाद टेरेसा आराम कर रही होती है, लेकिन एक ऐसी बेचैनी उसको खा रही होती है जिसमें वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है। शिफ्ट होता है। जो टेरेसा है वो अपनी पेमेंट लेने के लिए आई होती है। जो विलेज का हेड होता है वो उसको पेमेंट दे देता है, लेकिन वही बच्ची उसके पास आती है और उससे चिपकने की कोशिश करती है। टेरेसा उस बच्ची को कहती है कि तुम्हें गलतफहमी हो गई है, मैंने तुम्हारी जान नहीं बचाई, बल्कि ये मेरा काम था जो कि मैंने किया है। लेकिन जो वो बच्ची होती है वो फिर से चिपकने लगती है, तो टेरेसा उसको लात मार देती है और कहती है कि अगली बार तुम मेरे पास आई तो वो सीरियसली तुम्हें खत्म कर देगी। फिर वो हेड बताता है कि उसका एक पास्ट था जो कि बहुत ज्यादा दर्दनाक था। जो योमान था जिसको उसने मारा था वो उसको हमेशा टॉर्चर करता रहता था, जिसकी वजह से ये बच्ची ऐसी हो गई थी। और जो वो छोटी सी बच्ची है वो और कोई नहीं बल्कि क्लेया होती है और वो जाकर टेरेसा से चिपक जाती है, जिस पर टेरेसा उससे सीरियसली लात मार देती है। उसके बाद वो वहां से चले जाती है। क्लेया उसका पीछा करती है। जहाँ जहाँ वो जाती है वहाँ क्लेया उसके पीछे आती है। तभी उसे वहाँ पर कुछ सेंस होने लगता है, कहीं वहाँ पर योमा तो नहीं आ गए। लेकिन जब वो एक योमा की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ती है तो वो देखती है कि ये तो इंसान है, और जो क्लेया को उठाकर लेके जा रहा होता है वो भी एक इंसान होता है और वो उसके हाथ काट देती है। तभी उसे पता चलता है कि ये इंसान है और ये डाकू है जो कि उसे लूटने के लिए आए होते हैं। और वो देखते हैं कि ये तो एक क्लेमोर है, ये आधी इंसान और आधी मॉन्स्टर है, लेकिन इससे क्या ही फर्क पड़ता है, वो तो इसके साथ मदद कर सकते हैं। तो टेरेसा उन्हें कहती है कि वो इंसानों को नहीं मार सकती क्योंकि ये उसके रूल के खिलाफ है, लेकिन अगर तुम्हें जो भी चीज करनी है वो तुम कर सकते हो इस बॉडी के साथ। वो उन्हें अपनी बॉडी दिखाती है जो कि बहुत ज्यादा डरावनी होती है, जिसे देखने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद सुबह होती है। जो टेरेसा है वो क्लेया से पीछे छुड़ाना चाहती है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रही होती है क्योंकि उसका जो स्टैमिना है वो कमाल का है। तभी उसे एक आइडिया आता है, वो एक बड़े से पहाड़ से जंप कर देती है, लेकिन क्लेया ऐसा नहीं कर पाएगी, इसलिए वो वहां से जाने लगती है। पर जो क्लेया है वो भी वहां से कूद जाती है और वो वहां पर बेहोश हो जाती है। टेरेसा ये देखने के बाद शॉक हो जाती है, लेकिन वो वहां से चले जाती है। उसके बाद वो जब वहां पर आती है तो क्लेया वहीं पर पड़ी होती है। वो उसे उठाती है और उसे एक तालाब में फेंक देती है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि जो योमा था उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा था। इसलिए टेरेसा डिसाइड करती है कि वो बच्ची को अपने साथ लेके जाएगी।
वो उसे कुछ खाने को देती है और कहती है कि वो अपने काम से कुछ दूर जा रही है तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो वापिस आएगी, तुम चैन से सो सकते। लेकिन वो अगले दिन नहीं आती है, ऐसा क्ले को लगता है, पर वो उसके सामने आ जाती है। वो उसे कहती है कि जैसा मैंने कहा था, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, मेरी बातों पर हमेशा भरोसा करना। क्ले उसे चिपक जाती है और उसके टेरेसा उसको कहती है कि अगर मैं जो चीजें बोलती हूँ तो उस पर तुम्हें बिलीव करना चाहिए। उसके बाद वो दोनों साथ में जा रहे होते हैं और वहाँ पर टेरेसा सोच रही होती है कि किस तरह की परेशानी इस लड़की ने झेली होगी, इसे पीस की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए वो उसको अपने साथ लेकर जा रही होती है। और उनके पीछा कर रहा एक बंदा होता है, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देती है। अगले दिन जब वो क्ले से बात करने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि ये तो बोल नहीं सकती और उसके पास जिंदगी में कुछ भी खोने को नहीं है, इसलिए वो उसका एक नाम रखती है, यानी कि क्ले, और वो अपना नाम टेरेसा बता। उसके बाद वो लोग जर्नी पर निकल जाते हैं और वही बंदा उनका पीछा भी कर रहा होता है। क्ले अपनी जर्नी के दौरान काफी ज्यादा खुश होती है। जब वो टाउन में पहुंच जाते हैं तो वो इशारों से उससे सवाल पूछ रही होती है, तो टेरेसा उसे बताती है कि हम टाउन में पहुंच गए हैं तो मैं उधर तुमको सौंप कर आगे निकल जाऊंगी, तो ऐसा नहीं होगा। उसके बाद वही नॉर्मल चीजें, वो कैंप लगाते हैं और वो बातें करते हैं। तभी टेरेसा को काम आता है और वो कहीं पर जाने लगती है कि वहाँ पर वही बंदा जो उनका पीछा कर रहा था वो आता है, और ये वही है जिसका हाथ टेरेसा ने काट दिया था और वो उससे बदला लेना चाहता था, लेकिन वो उससे लड़ नहीं सकता क्योंकि कॉम्बैट में तो वो बहुत ज्यादा कमजोर है। उसके लिए एक एडवांटेज है कि टेरेसा इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती क्योंकि ये उसके रूल के खिलाफ है, और वो मौके का फायदा उठाकर उसके साथ कुछ भी कर सकता है, और वो ऐसा करता भी है। वहाँ पर क्ले आ जाती है और उसे रोकने लगती है, पर वो बंदा क्ले को मारने लगता है। इस पर टेरेसा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है उसको कि अगर तुमने यहाँ पर वो चीजें नहीं रोकी तो वो अपने रूल रेगुलेशन को भूल जाएगी। वहीं पर क्लेया उससे गले मिल जाती है और उसे कहती है कि तुमने उस मॉन्स्टर से उसे आजाद किया, इसके लिए वो उसके पीछे नहीं आ रही थी। उसकी आंखों में वो दर्द, पीड़ा और जो अकेलापन जिससे तुम सफर कर रही हो वो उसकी आंखों में क्लेया ने देखा था, जो कि बिल्कुल उसकी आंखों की तरह है। वो उसके पेन को समझ पा रही होती है। टेरेसा ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो बोल पा रही है और साथ में वो उसका दर्द भी समझ पा रही है। टेरेसा कहती है कि वो इतने टाइम से हर्ट होते हुए आ रही थी, लेकिन उसको कोई भी समझ नहीं पा रहा था। पर ये लड़की उसका पीछा कर रही थी क्योंकि वो उसको समझना चाहती थी कि टेरेसा इतना हर्ट हुई है। उसको कोई चाहिए जो उसका अकेलापन दूर कर सके। उसकी हर एक फीलिंग्स को क्लेया बड़े अच्छे से समझ पा रही थी। उसके बाद वो लोग टाउन में जाते हैं और क्लेया के लिए शॉपिंग करते हैं, लेकिन क्लेया के पास तो पैसे नहीं होते हैं, इसलिए टेरेसा उसके लिए पे कर देती है। उसके बाद वो लोग नॉर्मली मिशन को पूरा करते हैं और जो टेरेसा है वो गांव के जो हेड होते हैं उनसे एक फेवर मांगती है कि इस लड़की को यहाँ पर जगह दी जाए और इसकी देखभाल की जाए। ये बात सुनने के बाद जो क्लेया होती है वो अपने कपड़े उतार के फेंक देती है और कहती है कि उसे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए जहाँ पर उसे टेरेसा का साथ ना मिले। उसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस टेरेसा चाहिए, वो उसी के साथ जाना चाहती है। तो टेरेसा उसे समझाती है कि ऐसी बात नहीं है, वो तुम्हें लेकर चलेगी, लेकिन दिक्कत यहाँ पर है जो वो योमा से लड़ती है, यानी कि मॉन्स्टर, वहाँ पर अगर उसे कुछ हो गया तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इसलिए वो यहाँ पर उसे रुकने को कहती है। तो वो उसकी बात मान जाती है और टेरेसा आगे बढ़ जाती है। तभी उसकी नजर डाकुओं पे पड़ती है जो कि उसी टाउन की तरफ बढ़ रहे होते हैं, और वो समझ जाती है कि जो योमा को उसने खत्म किया वो एक तरीके से एक बैरियर था जो डाकुओं को दूर रखता था, इसलिए वो तुरंत दौड़ के उस टाउन पे जाने लगती है। और वो क्लेया की बहुत ज्यादा चिंता कर रही होती है, वो उसे ढूंढ रही होती है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती। दूसरी तरफ वही शख्स जो टेरेसा को परेशान कर रहा था वो क्लेया को पकड़ लेता है और घसीट कर ले जा रहा होता है, और वो टेरेसा को चिढ़ा रहा होता है कि इसके साथ बहुत अच्छा सलूक होगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पर वो तुम्हें याद जरूर करेगी टेरेसा। ये देखने के बाद जो टेरेसा होती है वो अपने रूल रेगुलेशन को भूल जाती है। वो काफी ज्यादा गुस्से में होती है जिससे वो उस बंदे का दूसरा हाथ भी काट देती है, साथ ही उसको भी
काट देती है और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। जो उनका बॉस होता है वो तो पहले अकड़ रहा होता है कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। वो तो योमा थे जिसकी वजह से वो टाउन में नहीं आ पाता है, लेकिन अब रास्ता साफ हो गया था इसलिए वो किसी से भी लड़ सकता है। अब तो तुम उसकी अपोनेंट हो, वो तुम्हें चुटकियों में खत्म कर देगा। उसका जो पहला अटैक होता है उसे तो बड़े आराम से टेरेसा रोक लेती है और दूसरे अटैक का उसे मौका ही नहीं मिलता। वो सारे बंदों को वहाँ पर खत्म कर देती है और लेकिन जो उसका रूल और रेगुलेशन था वो टूट जाता है और वो ब्लैक सूट वाला बंदा आता है और उसको वो पनिशमेंट देने लगता है। जो उसकी क्लेमोर साथी होती है वो उसे मार देंगी। ये देखकर जो क्लेया होती है वो काफी ज्यादा रो रही होती है और परेशान हो जाती है। उसके बाद जो क्लेमोर यानी कि उसकी साथी होती है वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ती है आगे, लेकिन वो खुद थ्रोटल हो जाती है क्योंकि यहाँ पर टेरेसा के पास एक मकसद है जीने का। वो यहाँ पर तो नहीं मरने वाली, वो क्लेया का ध्यान रखेगी। और जो ब्लैक सूट वाला बंदा है वो कहता है कि इसके लिए तुम्हें भारी कीमत चुकानी होगी, जिसके बाद वो 2 और क्लेमोर को तैयार करता है जो टेरेसा को खत्म कर देगी, क्योंकि ये उसकी ऑर्गेनाइजेशन के रूल और रेगुलेशन का सवाल है। उसके बाद क्लेया और टेरेसा नेक्स्ट टाउन की तरफ बढ़ जाते हैं। इन चैप्टर होता है, हमें 2 और क्लेमोर को दिखाया जाता है जो कि आपस में लड़ रहे होते हैं अपने रैंक को लेकर। वो कह रहे होते हैं कि मैंने ज्यादा मॉन्स्टर मारे, दूसरी वाली भी यही कह रही होती है। दोनों के बीच में लड़ाई होती है एक रैंक को लेकर। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रैंक देता है उन्हें उनकी पावर के हिसाब से। वो दोनों के रैंक होते हैं नंबर 3 और नंबर 4। वो आपस में लड़ रहे होते हैं कि मैं नंबर 3 हूँ और एक झटके में वहाँ के जितने भी मॉन्स्टर होते हैं उन्हें खत्म कर देते हैं। तभी वहाँ पर नंबर 2 आती है और वो काफी ज्यादा ताकतवर होती है उनसे। उसके पास क्रॉस शॉट टेक्निक होती है जो कि बिना शॉट निकाले वो मॉन्स्टरों को खत्म कर देती है। और वो बता रही होती है कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने कहा टेरेसा को पकड़ लो, और जो टेरेसा है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में पहले नंबर पर रैंक करती है जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर है और इसलिए उसे फेट स्माइल कहा जाता है, जो कि वो हमेशा लड़ते समय एक फेक स्माइल बनाती है। और वो उन्हें बता रही होती है कि टेरेसा ने एक चीज की, यानी कि एक टाउन में जो लुटेरे आए थे उन्हें मार दिया, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन उसका सर चाहते हैं। इस वजह से वो दोनों भी खुश हो जाते हैं कि नंबर 1 की प्लेस खाली हो जाएगी और जो उनकी बॉस है जो नंबर 2 पर है वो 1 पर पहुंच जाएगी और उनके जो रैंक है वो भी एक लेवल ऊपर आ जाएंगे। तभी जो रैंक 2 वाली क्लेमोर होती है वो बताती है कि वो अभी रिसेंटली नंबर 3 पर आ गई है और उन लोगों का भी रैंक नीचे गिर गया है, जिसकी वजह से वो लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं और वो पूछते हैं कि नंबर 2 पर कौन आ गया है। तभी हमें दिखाया जाता है जो नंबर 2 पर है वो तो काफी ज्यादा कमजोर लग रही होती है। तो एक क्लेमोर उसको जाकर चैलेंज करती है और नंबर 2 की पोजीशन को हथियाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो उसकी तरफ देखती है तो वो तो शुरू में नॉर्मल लग रही होती है। जब उसके दाएं साइड वो देखती है तो जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वो उसको एक झटके में स्वाइप ऑफ कर देती है, यानी कि खत्म कर देती है। ये चीजें उन लोगों को बिल्कुल भी सेंस नहीं होती है, वो हैरान होती है। तभी वो समझ जाती है ये नंबर 2 पर क्यों है। और जो नंबर 2 की क्लेमोर होती है जो हाल ही में तीसरे नंबर पे आई है वो कहती है कि ये जो लड़की है वो एक दिन टेरेसा को भी सरपास कर देगी, इसमें ये काबिलियत है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें टेरेसा और क्लेया को दिखाया जाता है जो कि एक आसपास के टाउन में आए होते हैं और वो देखते हैं कि एक मॉन्स्टर एक लड़के को बंदी बना लिया है, लेकिन वहाँ पर टेरेसा है वो उसे तुरंत बचा लेती है। और उसके बाद जो वहाँ का गांव का हेड होता है वो उसको पेमेंट के लिए पूछता है तो वो कहती है कि ब्लैक सूट वाला बंदा। तभी वो उसे अचानक से याद आता है कि अब तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं करती, इसलिए वो उनसे बस एक रूम की डिमांड करती है और वहाँ पर वो आराम कर रही होती है। लेकिन ये शांति थोड़ा देर के लिए होती है क्योंकि तूफान आने वाला है। वो तीनों उसके ऊपर अटैक करने वाले हैं
क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड है कि वो टेरेसा का सर लेकर आए और टेरेसा उसके लिए प्रिपेयर होती है। जो सेकंड नंबर यानी कि हाल ही में तीसरे नंबर पे आई थी, जिसका नाम लीनिया बताया जाता है, वो टेरेसा से लड़ने के लिए आ जाती है और वो अपनी क्रॉस शॉट टेक्निक का यूज करती है। लेकिन उस टेक्निक से टेरेसा को तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद दोनों की तलवार आपस में टकराती है। दोनों की लड़ाई इतनी इंटेंस होती है, जो टेरेसा है वो लीनिया पर भारी पड़ रही होती है। तो लीनिया के साथ जो दो क्लेमोर आए होते हैं वो भी बीच में आ जाते हैं, पर टेरेसा उन्हें बड़े आराम से हैंडल कर रही होती है। तभी उसके सामने दूसरे रैंक की क्लेमोर खड़ी होती है। टेरेसा उसको सेंस भी नहीं कर पाती है। वो अपना नाम उसको पेरेशिया बताती है और साथ ही बताती है कि उसे रिसेंटली अपना एम्बलप मिला है और वो उसके ऊपर अटैक करने इसलिए आई है कि तुमने ऑर्गेनाइजेशन को धोखा दिया था, तुमने इंसानों को धोखा दिया था और जो हमारे साथी क्लेमोर थे उनको चोट पहुंचाई थी। इसकी पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी। और वो सीधा टेरेसा के ऊपर अटैक कर देती है। उसके मूव्स काफी ज्यादा फास्ट होते हैं। टेरेसा उसको पढ़ नहीं पा रही होती है। फिर हमें बताया जाता है कि जो टेरेसा है उसको फेक स्माइल क्यों कहा जाता है। वो हमेशा हंसते हुए लोगों से क्यों लड़ती है, यानी कि मॉन्स्टर से क्यों लड़ती है, क्योंकि जो योमा होते हैं उनको सेंस वो बड़े आराम से कर लेती है। उनके हर मूव को बड़े आराम से पढ़ लेती है। साथ ही जो उसका सामने वाला अपोनेंट होता है वो उससे फाइट करते हुए स्ट्रॉन्ग बनती है, लाइक हल्की फुल्की ककाशी। उनकी जो शॉट्स होती है वो आपस में इतनी स्पीड टकरा रही होती है जिसकी वजह से वहाँ पर शॉक वेव क्रिएट हो रहे होते हैं और आसपास की जितनी भी चीजें होती हैं वो डिस्ट्रॉय होने लगती है। लेकिन यहाँ पर जो प्रेशिया है उसे लग रहा होता है कि वो टेरेसा पर भारी पड़ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। टेरेसा अपनी स्पीड को बढ़ाती है क्योंकि वो अपोनेंट से लड़ते लड़ते अपने आप को इम्प्रूव करती है। फिर जो दूसरी तरफ लीनिया होती है वो बाकी दो क्लेमोर को कहती है कि अब हमें अपने मूव्स चलने चाहिए, अगर अब नहीं चलेंगे तो वहाँ पर प्रेशिया का डी एंड हो जाएगा, क्योंकि टेरेसा अब सीरियस हो गई है। इसलिए प्रेशिया अपनी योमा कोई पावर को यूज करना शुरू करती है, लेकिन टेरेसा का तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो उसको डोमिनेट कर रही होती है, लगभग मानने ही वाली होती है कि लीनिया उसको बचा लेती है। फिर वो तीनों उसको घेर लेते हैं और अपनी पूरी पावर जो योमा की होती है उसे एक्टिवेट कर लेते हैं। अब वो तैयार है टेरेसा से लड़ने के लिए। जो दूसरी तरफ टेरेसा है वो तो नॉर्मल रहती है, वो अपनी पावर का यूज नहीं करेगी यहाँ पर, इसलिए तब वो रैंक 1 पर आती है क्योंकि उसके पास स्पेशल टैलेंट है। वो चारों को संभाल रही होती है। वो चारों उसके ऊपर एक साथ अटैक करते हैं। उन्हें लग रहा होता है कि वो जीत जाएंगे, लेकिन वो उनकी गलतफहमी होती है। यहाँ पर टेरेसा लीनिया को पहले निपटा देती है। उसकी इतनी हालत ही नहीं होती कि वो वापस टेरेसा से लड़ सके। लीनिया पेरेशिया को कह रही होती है कि तुम ही सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट हो, तुम ही टेरेसा का सर ला सकती हो। अगर तुम उनकी मदद नहीं करोगी तो वो उन्हें मार देगी। तो वो तुरंत अपनी योमा की पावर यूज करके टेरेसा की तरफ बढ़ रही होती है, क्योंकि जो टेरेसा है वो अपनी 10% पावर बस यूज कर रही है, वो भी 4 के खिलाफ, जबकि उसने अपनी योमा की पावर को रिलीज भी नहीं किया और वो 1v4 बड़े इजीली कर लेती है। टेरेसा उनको वार्निंग देकर छोड़ देती है कि अगली बार भी तुम लोग आओगी तो तुम्हारा हाल यही होगा। वो उनमें से किसी को भी नहीं मारती और अगले टाउन की तरफ बढ़ जाती है। लेकिन जो पेरेशिया है वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। पेरेशिया बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, वो अपना कंट्रोल खोने लगती है। साथ ही वो जो योमा की पावर होती है वो उसे रिलीज करने लगती है। वहाँ पर हमें बताया जाता है जो क्लेमोर है जब वो अपनी पावर का यूज करती है तो 10% में उनकी जो आंखों का कलर होता है वो बदल जाता है और 30% में जो उनका फेस होता है वो चेंज हो जाता है। 50% में उनकी फिजिकल पावर बढ़ जाती है और 80% में वो अपना कंट्रोल खो देते हैं और वो योमा बन जाते हैं। सामने प्रेशिया 70% पे होती है, वो अपनी पावर को रिलीज कर रही होती है। वो अभी तो कंट्रोल में है, लेकिन अगर वो ऐसे ही चलती रही तो वो एक योमा बन जाएगी। और जो प्रेशिया है वो अपनी 70% पावर पर उससे लड़ रही होती है, जिसकी वजह से टेरेसा को अपनी 10% पावर को रिलीज करना पड़ता है, यानी कि उसकी आंखों का कलर बदल जाता है और वो 10% पे प्रेशिया को बड़े आराम से टक्कर दे रही होती है, यानी कि वो उस पर डोमिनेट कर रही होती है। अगर सोचो वो अपनी पूरी पावर को रिलीज कर दे तो वो कितनी ताकतवर होगी। टेरेसा
उसको हरा ही देती है, साथ ही वार्निंग देती है कि अपनी जो पावर है उसे रिलीज मत करो वरना वो मॉन्स्टर बन जाएगी और उसके पास कोई भी चारा नहीं होगा उसे मारने के सिवाय। लेकिन जो प्रेशिया है उसे याद आता है अपना पास्ट कि उसके जो डैड थे वो बहुत ज्यादा काइंड थे, लेकिन जब वो मॉन्स्टर में तब्दील हुए तो उन्होंने बाकी सबको मार दिया, जिसकी वजह से प्रेशिया ने भी उनको मार दिया। उसी चीज को याद करते हुए वो अपनी पावर को रिलीज करती है और अपना कंट्रोल खो देती है, यानी कि लिमिट रीच कर देती है। अब प्रेशिया नॉर्मल नहीं हो सकती थी क्योंकि अब उसने पूरी पावर को रिलीज कर दिया था। अब वो एक मॉन्स्टर बनने वाली है, पर वो अपनी गलतियों के लिए उससे माफी मांग रही होती है और कह रही होती है कि उसकी मदद करो, लेकिन टेरेसा उसकी मदद नहीं कर सकती क्योंकि अब बहुत ज्यादा देर हो गई है। जो प्रेशिया है वो मॉन्स्टर में बदलने लगती है और वो टेरेसा से माफी मांगते हुए कह रही होती है कि उसे मार दो, और जो टेरेसा है वो भावनाओं में बह जाती है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ी रही होती है कि जो प्रेशिया है वो उसके दोनों हाथों को काट देती है और मौके का फायदा उठाते हुए उसके गले को भी काट देती है, यानी कि वो टेरेसा को मार देती है। यहाँ प्रेशिया अवेकन हो जाती है और जो सामने 3 क्लेमोर होते हैं वो उन्हें एक झटके में खत्म कर देती है और वहां से चले जाती है। और ये सारी चीजें क्लेया देख रही होती है और उसे पता नहीं यहाँ पर क्या हुआ, लेकिन यहाँ पर उसकी सबसे प्रीशियस दोस्त मारी गई। वो उसका सर उठाती है और एक विलेज की तरफ बढ़ जाती है, जैसे मानो क्लेया को पता था कि आगे क्या करना चाहिए। वो एक शख्स के पास जाती है और वो टेरेसा का सर उसे दिखाती है और कहती है कि उसे उसके साथ कंबाइन कर दे। जो उसके साथ बीता वही हमें बताया गया है। फिर हमें क्लेया को दिखाया जाता है जिसके पास 3 और क्लेमोर आते हैं और उनके पास ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट होती है और वो बता रहे होते हैं कि जो बोरासियस करके एक प्रजाति होती है, बोरासियस ईटर, जो कि आम योमा से बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं, उन्हें अकेले हैंडल नहीं किया जा सकता। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन ने 3 और मेंबर को भेज दिया था, लेकिन वो बहुत ज्यादा देर लगा रहे थे तो क्लेया ने बिना सोचे समझे उन पर अटैक करना ही सही समझा। लेकिन वो नॉर्मल मॉन्स्टर होते हैं जिन्हें क्लेया बड़े आराम से संभाल सकती थी, जिस पर वो तीनों में जो उनकी हेड कैप्टन होती है वो उसे कह रही होती है कि तुम हमारा वेट कर सकती थी, तुम्हें ऐसे हीरो बनने की जरूरत नहीं थी। उसके बाद वो जो तीनों क्लेमोर होते हैं वो वहां से चले जाते हैं और हमें बताया जाता है जो बोरेसिया ईटर है वो काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए जो राखी है वो उसे कहता है कि अपना ध्यान रखा करो, ऐसी गलती मत किया करो। उसके बाद क्लेया वही शख्स से मिलती है, वो बता रहा होता है कि तुम ऐसे बिहेव नहीं कर सकती हो, अपनी मर्जी से नहीं चल सकती हो, तुम्हें कहीं कुछ हो जाता। लेकिन वो योमा नॉर्मल था पर वो अवेकन था, क्योंकि जो बोरेसिया ईटर है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, उनका अकेले सामना करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तभी अवेकन से क्लेया को याद आता है प्रेशिया के बारे में, वो उससे रिवेंज लेना चाहती है। तो बंदा उसे समझाता है कि उससे बदला लेने के बारे में बिल्कुल मत सोचो, क्योंकि तुम इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि तुम प्रेशिया का सामना कर सको। ऑर्गेनाइजेशन में और भी लोग हैं, नंबर 1, 2 जो कि उसको संभाल लेंगे, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लेया को टेरेसा का बदला तो लेना है, इसलिए वो उस बंदे से डिमांड करती है एक मिशन का, जो कि उन क्लेमोर के साथ जो कि उससे मिलने के लिए आए थे। क्लेया मिशन की तरफ बढ़ रही होती है जो कि है बोरेसिया ईटर को मारना। पहले तो वो अपने टीम मेंबर से मिलेगी, लेकिन वो जो उसके मेंबर होते हैं वो उसे पसंद नहीं करते हैं, वो नहीं चाहते कि क्लेया उनके साथ फाइट करे। उनमें से उनका एक लीडर होता है जिसका नाम मेरिया और एक 15 रैंक की होती है। और उसके बाद हमें पता चलता है क्लेया का रैंक जो कि है 47। ये सुनने के बाद वो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और गुस्सा कर रहे होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ने इसे हमारे साथ क्यों लिया, ये तो बहुत ज्यादा कमजोर है। यहाँ पर राकी भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि क्लेया का जो रैंक है वो बहुत ज्यादा कम है और उसे लगता है कि क्लेया यहाँ पर बहुत ज्यादा कमजोर है। पर जो मेरिया होती है उनकी लीडर, वो कहती है कि ऑर्गेनाइजेशन ने डिसीजन लिया है तो वो हमारे साथ ही आएगी। और यहाँ पर हमें ये भी बताया जाता है कि वहाँ पर एक मिथ बना हुआ है, जो भी उस माउंटेन में जाता है वो लौट कर वापिस नहीं आता है। इस बात से राकी काफी ज्यादा उदास होता है, लेकिन क्लेया उसे कहती है कि मैं वापिस आऊंगी। जो
जो मैं कहती हूँ वो पूरा करती हूँ। लाइक वो टेरेसा की जैसे बोल रही है। उसके बाद क्लेया अपने मिशन के लिए निकल जाती है। वो अपने साथियों के साथ उस माउंटेन पे जा रही होती है, लेकिन उसके जितने भी साथी होते हैं वो उसके यहाँ होने पर सवाल उठा रहे होते हैं। लेकिन जो लीडर है वो कहती है कि ऑर्गेनाइजेशन ने उसे चुना है तो कुछ सोच समझ कर ही चुना होगा, तो वो अब एक टीम है तो टीम बनकर ही लड़ेंगे। उसके बाद वो लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं और एक जगह पर बैठे होते हैं। लेकिन जो लीडर मेरिया है वो टेस्ट करना चाहती है क्ले को, इसलिए वो उसको एक चैलेंज देती है। चैलेंज ये होता है कि वो उससे फाइट करे, यानी कि नंबर 6 वर्सेस 47, क्योंकि उसने एक ऑरा देखा था क्लेया के अंदर। वो समझती है कि वो 47 डिजर्व नहीं करती, बल्कि उसके अंदर एक हिडन पोटेंशियल है, यानी कि एक हिडन पावर और टैलेंट जो कि वो टेस्ट करना चाहती है। वो काफी देर तक लड़ते हैं, लेकिन क्लेया उसके अटैक को नहीं संभाल पाती और वहाँ पर बेहोश हो जाती है। क्लेया के ट्रेन में टेरेसा आती है और वो कुछ ऐसा कहती है कि अपनी ऑरा को समझो और सामने वाले की प्रेजेंस को फील करो और उसके बाद उसके ऊपर अटैक करो। वो यहाँ पर टेरेसा की कुछ बातें तो समझ जाती है। उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं और जब वो माउंटेन में पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक आदमी मिलता है और वो बुला रहा होता है कि यहाँ पर योमा है। शुक्र है कि ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने उसकी मदद के लिए क्लेमोर को भेज दिया है। पर मेरिया समझ जाती है कि ये कोई इंसान नहीं है, बल्कि ये वही बोरेसिया ईटर है जिसके लिए उन्हें मिशन मिला था। और ये बहुत ज्यादा शॉकिंग होता है क्योंकि ये मेल अवेकनिंग होती है। और दोस्तों, हमें बताया गया था कि जो भी एक्सपेरिमेंट हुए थे वो फीमेल पे हुए थे और वो सक्सेसफुल भी फीमेल पर ही होते थे, लेकिन मेल पर हमेशा फेल्ड होते थे। और उसका नमूना हमारे सामने होता है, एक मेल अवेकनिंग है। वो मॉन्स्टर पहले क्लेमोर के ऊपर अटैक करता है और उसे पहाड़ से नीचे गिरा देता है। उसके बाद वो दूसरे की तरफ जाता है, उसे भी चोट पहुंचा देता है, साथ ही वो क्लेया को भी चोट पहुंचा देता है। जो पहली क्लेमोर थी वो वापिस आती है, उसके हाथ को उसने काट दिया था, वो उसे रीजनरेट कर लेती है। दूसरी तरफ जो क्लेया है वो भी उठती है और साथ में लड़ने के लिए तैयार होती है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, जो मेल योमा है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। क्या ये चारों उसे संभाल पाएंगे? इसी बीच हमें बताया जाता है कि जो मेल थे उनके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट होते थे और वो सक्सेसफुल भी होते थे, लेकिन जो मेल थे वो फीमेल के मुकाबले बहुत जल्दी अपनी लिमिट पर पहुंच जाते थे, जो कि मेल वाले बहुत ज्यादा ठरकी होते थे। इस वजह से वो अपनी लिमिट पर पहुंच जाते थे और अवेकन भी हो जाते थे। इसलिए मेल फाइटर बनाना बंद कर दिया गया और जो बन गए उन्हें कहते हैं बोरेसिया ईटर, जो कि उन चारों पर भारी पड़ रहा होता है। वो पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर तो बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, तीनों को डाउन कर देता है। फिर उनकी जो लीडर होती है वो बचती है। मॉन्स्टर का ये भी कहना होता है कि इतने सारे क्लेमोर उसके पास भेजे गए, उनमें से एक भी उसके सामने नहीं टिक पाया, वो उनके साथ खेलता चला गया। अब इनकी बारी है, लेकिन जो मेरिया है वो ऐसा नहीं होने देगी। वो उसकी चाल को समझ गई है। दूसरी तरफ जो राकी है उसे पता चल जाता है कि जो क्लेमोर जाते हैं माउंटेन्स पे वो लौट कर वापिस नहीं आते हैं, और इसका रीजन तो तुम्हारे सामने है, वो मेल मॉन्स्टर। उसके बाद जो मेरिया है वो अपने पावर को यूज करना शुरू कर देती है और अपने जो साथी होते हैं उन्हें एक जगह पर इकट्ठा करने के लिए वो आगे बढ़ती है। उसके हर एक अटैक को डॉज करते हुए अपने हर एक साथी को एक जगह पर इकट्ठा कर देती है। उनमें से दो तो बहुत ज्यादा घायल होते हैं और एक के पास तो रीजनरेशन पावर तो होती है, लेकिन वो अपने आप में पहले ही यूज कर चुकी होती है, यानी कि उसने पहले अपने हाथ को रीजनरेट किया था, जिसकी वजह से जो उसके पेट में होल हो गया है वो उसे रीजनरेट नहीं कर पा रही होती है। दूसरी तरफ जो वो मॉन्स्टर होता है वो मेरिया की चाल को समझ जाता है। उसके जो मूव होते हैं वो फैंटम को एक टेक्निक जिसकी मदद से मेरिया एक जगह से दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट हो सकती है। इसी वजह से वो उसके अटैक से बच रही थी, लेकिन वो कितना देर बचेगी वो तो ये मॉन्स्टर बड़े अच्छे से जानता है। उसे कहता है कि तुम अपनी टेक्निक का जितना भी यूज करना है कर लो,
लेकिन जीतेगा तो वो ही। उसके बाद मेरिया उसके ऊपर अटैक कर रही होती है। दूसरी तरफ जो हमारे 3 क्लेमोर हैं वो तीनों क्लेमोर जख्मी हालात में होते हैं और मेरिया की हेल्प नहीं कर पा रहे होते हैं। क्लेया यहाँ पर बता रही होती है कि जो मेरिया है उस मॉन्स्टर का जो ऑरा है उसे प्रेजेंस करते हुए उसके ऊपर अटैक कर रही है। साथ ही मेरिया को अपने मेंटल और फिजिकल को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा और एक अच्छा अटैक करना होगा। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि जिस तरह से मेरिया उसके ऊपर फिजिकल अटैक कर रही है और अपनी मेंटल एबिलिटी का यूज कर रही है, उसकी लिमिट के हिसाब से वो 10 या फिर 20 स्ट्राइक उसके ऊपर मार सकती है। लेकिन अभी तक तो उसने 30 स्ट्राइक मार दी है, वो अपनी लिमिट पर है। जो दूसरी क्लेमोर होती है वो उसे कह रही होती है कि तुम्हारा रैंक लो है, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। तभी जो मेरिया है वो मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है और उसे कह रहा होता है कि वो उसे टॉर्चर करेगा और मार देगा। वहीं जो तीनों क्लेमोर है वो उठ भी नहीं पा रहे होते हैं मेरिया की हेल्प करने के लिए। लेकिन हमारी जो क्लेया है वो वहां पर उठती है और वो बताती है कि डिजायर क्या होता है, एक अपोनेंट को किस तरीके से फेस किया जा सकता है वो बता रही होती है। ये देखने के बाद जो वो क्लेमोर होती है वो शॉक होती है। वो इतनी इंजरी के बाद भी वो मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर है वो उसे हल्के में ले रहा होता है। क्लेया उसकी तरफ बढ़ रही होती है, वो उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है, जिस पर जो क्लेया है वो बिल्कुल आराम से बच रही होती है, मानो कि वो अल्ट्रा इंस्टेंट को एक्टिवेट कर ली हो। लेकिन इसके पीछे का एक सच है जो कि वो अपनी ऑरा को और सामने जो अपोनेंट है वो उसके ऊपर अटैक कर रहा है, उसकी जो एनर्जी, उसका जो ऑरा है वो ऑरा को फ्लो करते हुए देख पा रही होती है और पूरी तरीके से काम होती है और वो हर एक मूव को उसके प्रेडिक्ट कर पा रही होती है, क्योंकि वो ऑरा फ्लो को सीख ली है, इसलिए वो कंट्रोल कर पा रही है और प्रेडिक्ट कर पा रही है कि जो मॉन्स्टर है उसके ऊपर कहां पर अटैक करेगा। और मेरिया को जैसा लगता था कि जो क्लेया है उसके अंदर एक हिडन टैलेंट है, एक हिडन ऑरा है, वो यहाँ पर सही थी। जो क्लेया है उसका अवेकन हो गया है, वो ऑरा ऑफ फ्लो को एक्टिवेट कर ली है। जो ये वाली एबिलिटी है ये बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। उसकी मदद से क्लेया उसके हर एक अटैक से बच रही होती है और उसके बाद उसके ऊपर अटैक कर रही होती है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत हो जाती है। जो क्लेया है वो मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए आगे तो बढ़ती है, जब वो अटैक करती है तो वो देखती है जो उसकी गर्दन में एक बड़ी सी शील्ड लगी होती है, जिसकी वजह से उसकी जो स्वॉर्ड है वो आर पार नहीं हो पाती है और मॉन्स्टर उसे दूर फेंक देता है और कहता है कि मैं तुम्हें क्या कहूँ, ज्यादा पावरफुल या ज्यादा कमजोर। उसके बाद वो दोनों यानी कि क्लेया और मेरिया डिसाइड करते हैं कि वो एक ही ब्लो में उसे खत्म कर देंगे। या मॉन्स्टर पहली बार अपने आप को डरा हुआ महसूस कर रहा था, उसे पता ही नहीं यहाँ पर क्या हो रहा था और क्लेया और मेरिया एक स्ट्राइक कर देते हैं, जिसके बाद वो अवेकन मेल मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। उसकी दूसरी तरफ गैथलीट और एक ओल्ड मैन बैठे होते हैं। उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर उनका मिशन पूरा हो गया है, उन्होंने अवेकनिंग मेल को खत्म कर दिया है। वो कह रहे होते हैं कि ये तो एक मिरेकल है। उनकी जो टीम होती है वो 4 मेंबर की होती है, लेकिन जो उनका एक मेंबर होता है वो पूरी तरीके से घायल होता है, उसे ठीक करना बहुत ज्यादा मुश्किल है उनके लिए। तभी मेरियम से पूछ रही होती है कि तुम्हारी अवेकनिंग हुई है क्या कभी? तो क्लेया अपना वही इंसिडेंट बताती है कि वो भी एक दिन योमा बनने ही वाली थी, लेकिन वहाँ पर वो नॉर्मल हो जाती है। दूसरी तरफ वो क्लेमोर भी अपना इंसिडेंट बता रही होती है। तीसरी क्लेमोर होती है वो होश में आ जाती है, लेकिन उसे ठीक नहीं किया जा सकता, पर वो अवेकनिंग का कह रहे होते हैं क्योंकि उसमें एक ऐसी पोटेंशियल है जिसकी मदद से वो अपने आप को हील कर सकती है। इसलिए मेरिया अपनी एक स्टोरी बताती है कि उसकी अवेकनिंग कैसे हुई थी। वो एक मॉन्स्टर से फाइट कर रही थी जो कि अवेकन थी और वो उसे लगभग मारने ही वाली थी। तब उसे पता चलता है कि ये तो उसकी दोस्त थी, इसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने आप को वहां पर अवेकन कर देती है, जिसकी वजह से उसको एक नई पावर मिलती है। उसके साथ ही वो क्लेया जैसे नॉर्मल भी हो जाती है और ये बातें वो क्लेया को बता रही होती है। लेकिन उसके पीछे उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है जो उसकी दोस्त को अवेकन किया गया
गया और उसे भी वहाँ पर अवेकन किया गया। उसके पीछे ऑर्गेनाइजेशन का हाथ था, वो उससे बदला लेना चाहता था। यह बात बाकी क्लेमोर को काफी ज्यादा शॉकिंग लगती है और वो उससे पूछ रही होती है कि ऐसा क्यों करेगी ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन यहाँ पर फैक्ट की बात यह है कि जो अवेकन होता है वो सीधा मॉन्स्टर बनता है, पर ये लोग तो वैसे नहीं बने, यानी कि इसका एक ही मतलब बनता है कि ये हाफ अवेकनिंग थी। और ये बात सुनने के बाद जो घायल क्लेमोर है वो डिसाइड करती है कि वो अवेकन होने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि इससे उसकी जो रीजनरेशन वाली पावर है वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और अगर वो किसी मॉन्स्टर में बदलती है तो वो तुरंत उसे खत्म कर दे, ऐसा वो कह रही होती है। उसके बाद उसका अवेकन पूरा होता है, वो चेंज नहीं होती है मॉन्स्टर में, और जो उसको चोट लगी होती है वो भी ठीक हो जाती है। उसके बाद जो क्लेया है वो किसी की प्रेजेंस को सेंस करती है, और ये और कोई नहीं वही ग्रेथिया होती है। और हमें ये भी बताया जाता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इन चारों का यूज कर रही थी। वो जानती थी कि ये चारों वापिस नहीं आएंगे, अगर आ भी गए तो वो इनके ऊपर एक टेस्ट करेंगे। इसलिए मेरिया उन्हें कह रही होती है कि किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करना, हर वक्त चौकन्ना रहना, ऐसा वो कह रही होती है। और वो ये भी बताती है कि इनकी जो अवेकनिंग बढ़ रही है उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं, यानी कि 1 से लेकर 5 तक, वो इनके पीछे जरूर आएंगे या फिर इनका आमना सामना तो जरूर होगा। मेरिया उनके सिंबल से बता रही होती है कि ये जो सिंबल्स है उनके हिसाब से उनके रैंक को तुम पहचान पाओगे, और वो रैंक दिखा रही होती है। साथ ही जो चौथे नंबर की रैंक की जो होती है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वो तो बिल्कुल अवेकन वालों के पीछे ही पड़ी है, जहाँ उसकी मुलाकात हुई वो उसे वहीं खत्म कर देगी। इसलिए मेरिया ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन अभी तक उसको कोई भी एविडेंस नहीं मिला है। इसलिए वो तीनों को कहती है कि चौकन्ना रहना। वहीं पर तीसरे रैंक की क्लेमोर होती है, वो तो उनके ऊपर काफी टाइम से नजर रखी होती है। वो कह रही होती है कि तुम जिंदा रहोगी तभी तो उससे मिल पाओगी। वहीं क्लेया ने राखी को प्रॉमिस किया था कि वो जिंदा आएगी, और वो बिल्कुल वैसा ही करती है, अपने प्रॉमिस को पूरा करती है। उसके बाद क्लेया अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सारे मॉन्स्टरों को अकेले ही हैंडल कर रही होती है। फिर वही शख्स उसके पास आता है और उसकी तारीफ कर रहा होता है, लेकिन वो उसे वार्निंग भी दे रहा होता है कि जैसे जैसे वो अपने ऑरा को बढ़ा रही है उसकी वजह से उसके पीछे भी लोग आ रहे हैं। फिर वो उसे एक मिशन देता है। वो बताता है कि हाल ही में एक और अवेकनिंग हुई है, उसे तुम्हें खत्म करना है, लेकिन ये प्रेशिया नहीं होती है, ये और कोई है। साथ ही उसको अकेले नहीं खत्म करना है, उसके साथ एक और क्लेमोर होगी जो कि पिछली बार जिस मेल अवेकनिंग से क्लेया ने फाइट की थी उससे भी वो ताकतवर है। वो उसे संभल के रहने के लिए इसलिए कह रहा होता है कि वो चीजें तुम्हें आगे पता चल जाएगी। उसके बाद वो राखी को मना लेती है कि वो यहीं पर रुकेगा, वो अकेले उससे लड़ने जाएगी। उसके बाद वो वहाँ पर पहुँचती है और एक क्लेमोर को देखती है और उससे पूछ रही होती है जो अवेकनिंग वाला मॉन्स्टर है उससे हम दोनों अकेले लड़ेंगे। तो वो कह रही होती है कि वो तो बस अकेले लड़ेगी। जब उसे गौर से देखती है तो समझ जाती है कि इसका रैंक तो सिंगल डिजिट में होगा। दूसरी तरफ वो क्लेमोर इतनी कॉन्फिडेंस इसलिए भी होती है क्योंकि वो रैंक करती है नंबर 4 पर, और वहीं वो क्लेया को पकड़ लेती है और उसके बारे में चेक करने के लिए उसके अंदर से ब्लड निकालती है, और उसे पता चलता है कि क्लेया भी अवेकन है। लेकिन वो उसे छोड़ नहीं रही होती है और मारने की कोशिश करे इससे पहले राखी उसे आकर बचा लेता है। उसके बाद जब वो उसका सिंबल देखती है तो समझ जाती है कि ये वही है जिसके बारे में मेरिया ने बताया था। ये बहुत ज्यादा अजीब है और ये अवेकन भी है, और उसका नाम ओफेलिया होता है। उसके बाद जो ओफेलिया है वो तुरंत राखी के ऊपर अटैक कर देती है। क्लेया राखी को बचाते हुए उससे पूछ रही होती है कि तुम पागल हो गई हो, हमारे रूल के खिलाफ जा रही हो, इंसानों को मार रही हो, इसका मतलब तुम्हें यहाँ पर मरना है। ओफेलिया क्लेया को कह रही होती है कि यहाँ पर जो चीजें होंगी वो ओफेलिया क्लेया को कह रही होती है कि यहाँ पर जो चीजें होंगी वो ऑर्गेनाइजेशन को बताएगा कौन, क्योंकि वो दोनों को खत्म कर देगी यहाँ पर। फिर ओफेलिया चीजों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक गेम खेलने को कहती है, और वो तुरंत क्लेया के पैर को काट देती है जिससे वो जमीन में गिर जाती है। उसके बाद वो रूल बता रही होती है कि जो राखी
राखी है वो उससे लड़ेगा और वो उससे लड़ेगी। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पर ये है कि राखी की जितनी स्ट्रेंथ होगी ओफिलिया भी उतनी स्ट्रेंथ से लड़ेगी, पर वो हर मिनट में अपनी स्पीड और स्ट्रेंथ को बढ़ाते जाएगी। अब ये राखी के ऊपर है कि वो उसे संभाल पाएगा कि नहीं, और ये क्लेया के भी ऊपर है कि वो अपनी पावर से अपने पैर को ज्वाइन करके राखी को बचा पाएगी कि नहीं। फिर वहाँ पर ओफिलिया का गेम शुरू होता है। जो क्लेया है वो अपने पैरों को तो रीजनरेट नहीं कर सकती, लेकिन अपनी पावर की मदद से उन्हें जोड़ सकती है। पर जो चीजें हो रही थी उसकी वजह से वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही होती है। दूसरी तरफ जो राखी है वो बड़े अच्छे से अपने आप को डिफेंड कर रहा होता है, लेकिन कब तक। वो हर एक मिनट के बाद अपनी स्पीड बढ़ा रही होती है और राखी को नुकसान पहुंचा रही होती है, लेकिन राखी भी हार नहीं मान रहा होता है। ओफेलिया राखी को मारने ही वाली होती है कि वहाँ पर एक बच्ची आ जाती है, और ये आम बच्ची नहीं बल्कि वो अवेकन बच्ची है जिसके बारे में हमें बताया गया था और क्लेया को मिशन दिया गया था। और वो बच्ची मॉन्स्टर में कन्वर्ट होती है और अपनी जितनी भी वाइन्स होती है उनको स्विंग करने लगती है, जिससे बचना तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन क्लेया अपने आप को हील करती है और वो राखी को बचा लेती है। उसके बाद जो ओफेलिया है वो क्लेया के पास आती है और कह रही होती है कि तुम अपने पैरों को हील करो ठीक से, वो मॉन्स्टर और राखी को बचा के रखेगी। लेकिन वो उससे मजाक कर रही होती है। वो राखी को मॉन्स्टर की तरफ फेंक देती है। वो चाहती है कि यहाँ पर क्लेया अपने आप को अवेकन कर ले या तो फिर गिव अप कर दे, क्योंकि राखी तो अब मरने वाला है, वो मॉन्स्टर उसे खा जाएगी। लेकिन जो क्लेया है वो अपने आप को अवेकन करती है और वो तुरंत राखी को वहाँ से बचा लेती है और एक भयानक हमला उस मॉन्स्टर पे करती है, जिसे ओफेलिया देखकर हैरान हो रही होती है। इससे पहले वो राखी और क्लेया की तरफ बढ़े, वो जो मॉन्स्टर है वो उसका ध्यान खींच लेती है और यहाँ पे क्लेया को मौका मिल जाता है। वो तुरंत राखी के साथ वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ जो ओफेलिया है वो तो मॉन्स्टर से लड़ने लगती है, पूरी पावर तो नहीं लेकिन आधी पावर का यूज करती है। फिर भी वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा ताकतवर होती है। वो तुरंत ओफेलिया को पकड़ लेती है और उसकी गर्दन को मोड़ देती है। यहाँ पर ओफेलिया का गेम तो खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम लोगों को तो पता ही है कि वो रैंक करती है नंबर 4 पे। वो इतनी आसानी से नहीं मारी जा सकती। वो तुरंत उस मॉन्स्टर के सामने आती है। वो बहुत ज्यादा डर जाती है उसे देखने के बाद। फिर ओफेलिया उसे वहाँ पर खत्म कर देती है। यहाँ पर वो मॉन्स्टर और ओफेलिया के बीच में जो बैटल होता है वो खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ क्लेया सोच रही होती है कि वो यहाँ पर क्या करे। वो राखी को कहती है कि तुम यहाँ से सेफ प्लेस में जाओ, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हो रहा होता है। इसलिए वो उसको प्रॉमिस करती है कि वो जिंदा लौटकर वापिस आएगी और एक किस करती है उसे। क्योंकि राखी उसकी बातें नहीं मान रहा होता है, इसलिए क्लेया को ऐसा करना पड़ता है। उसके बाद वो वहाँ से चले जाता है। क्लेया भी आगे बढ़ती है ओफेलिया से लड़ने के लिए। उसके बाद ओफेलिया उसके सामने होती है और अपनी पावर का यूज कर रही होती है। दूसरी तरफ जो क्लेया है वो भी अपनी पावर का यूज करती है, लेकिन वो क्लेमोर वाली नहीं बल्कि वो वाली जो उसको पहले अवेकन में मिली थी, यानी कि वो ऑरा को सेंस करेगी और उससे फाइट करेगी। लेकिन ये टेक्निक भी ज्यादा देर नहीं चलती, वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग होती है। पर वो उसके मूव को प्रेडिक्ट तो कर पा रही होती है, लेकिन उसे डिफेंड नहीं कर पा रही होती है। फिर उसे समझ में आता है कि वो कुछ अलग तरह की टेक्निक का यूज कर रही है और हमें दिखाया जाता है कि वो एक स्नेक की टेक्निक का यूज करती है, जो कि अपने हाथ को इतनी तेजी से हिलाती है जिससे वो स्नेक टेक्निक को क्रिएट कर पाती है। उसका कहना है कि ये टेक्निक जो भी देखता है उसके बाद जिंदा नहीं बचता है, क्योंकि आमतौर पर बहुत से क्लेमोर हैं जिनके नाम उन्हें दिए गए हैं। ओफेलिया के कोई भी अपोनेंट नहीं बचता और वो तुरंत उसके ऊपर अटैक करने लगती है और उस टेक्निक को कहा जाता है रिपेलिंग ओफेलिया। तो क्लेया उसके ऊपर पीछे से अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन ओफेलिया उसका हाथ उड़ा देती है और उसे कह रही होती है कि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो। फिर उसे एक झरना से धक्का दे देती है और उसके बाद जब क्लेया बचती है तो अपने हाथ को जोड़ने की कोशिश कर रही होती है। तभी वहाँ पर ओफेलिया आ जाती है, जिस पर क्लेया तो हैरान हो रही होती है, लेकिन ओफेलिया बता रही होती है कि जिस तरह से उसने कट किया था और क्लेया ने उस पर रिएक्ट किया था, तब वो समझ गई थी कि वो अभी भी जिंदा होगी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो अटैक टाइप है वो अपने आप को रीजनरेट नहीं कर सकते, बस अपनी पावर से अपने हाथों को जोड़ सकते हैं, और जो डिफेंस टाइप है वो ही रीजनरेट कर सकते हैं, जैसा कि हमने थोड़ा देर पहले देखा था। पर यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जो ओफेलिया है वो तुरंत
क्लेया का जो हाथ है वो खत्म कर देती है। अब क्लेया के पास उसका एक हाथ नहीं रहता और दूसरा भी कट जाता है। ओफेलिया उसको मारने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर कोई आ जाता है। क्लेया उस बंदी को चेतावनी दे रही होती है कि यहाँ से दूर भाग जाओ, ये तुम्हें मार देगी, लेकिन वो वहीं खड़ी रहती है। ओफेलिया उसके ऊपर अटैक करती है लेकिन उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। फिर ओफेलिया अपने रिपलिंग ओफेलिया टेक्निक को यूज करती है जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस है, पर उससे भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब वो बंदी ओफेलिया के ऊपर अटैक करती है, वो अटैक उसको दिखता भी नहीं है और वो वहाँ पर धराशायी हो जाती है। और हमें पता चलता है कि ये फॉर्मल रैंक 2 क्विक शॉट टेक्निक यूजर लीनिया है जो कि जिंदा है। हमने इसे उस टाइम देखा था जब टेरेसा पेरिसिया से लड़ रही होती है और वहाँ पर पेरिसिया ने उसे मार दिया होता है, लेकिन यहाँ पर ये जिंदा है और वो क्लेया को बचा लेती है, जो कि बहुत अच्छी बात होती है। उसके बाद जो क्लेया है वो होश में आती है और अपने आप को एक घर में देखती है और वो उससे पूछ रही होती है कि उसकी शॉट कहाँ पर है। तो लीनिया उसे बता रही होती है कि तुम्हारी शॉट एक जगह पर रखी है और तुम पूरे एक वीक से यहाँ पर सो रही हो। जब वो वहाँ पर बेहोश हो रही थी तो उससे पहले अपने हाथ को हील कर लिया था और वो वहाँ पर बताती है ओलिविया को अधमरा छोड़ दिया था, वहाँ पर मारा नहीं था, जो कि तुम्हारी जान के लिए वापिस आएगी, तुम्हें उस पर ध्यान देना चाहिए। और जो तुम्हारी कंडीशन है वो तो बहुत ज्यादा खराब है, अभी तुम्हें खाने पे ध्यान देना चाहिए। उसके बाद जो लीनिया है वो अपनी ट्रेनिंग के दौरान उसे याद आता है कि ये वही लड़की है जो टेरेसा के साथ होती थी। उसके बाद क्लेया अपना खाना खाने के बाद वहाँ पर आती है तो वो जो लीनिया है वो उससे सवाल पूछ रही होती है कि वो बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड है। उसे जो मिशन मिला था टेरेसा को खत्म करने का और उसके सामने नंबर 2 पेरिसिया थी जो कि अवेकन होके एक मॉन्स्टर में बदल गई थी। उसने इस बच्ची को नहीं मारा। वो पूछ रही होती है कि तुम बच गई और तुमने अपने आप को फाइटर क्यों बनाया, आखिर ये चीज तुमने क्यों चुनी। उसके बाद जो क्लेया है वो बता रही होती है उस टाइम पेरिसिया ने उसे नहीं मारा था तो वो अपनी जिंदगी आम तरीके से तो बिता सकती थी, लेकिन उसने चुना फाइटर बनना। पर ऐसा क्यों किया वो उसे पूछ रही होती है तो क्लेया बता रही होती है कि उसका बस जिंदगी में एक ही मकसद है, पेरिसिया से बदला लेना, क्योंकि जो टेरेसा है वो उसकी सब कुछ थी, इसलिए वो उससे अपनी तलवार मांग रही होती है और पूछ रही होती है कि तुम जिंदा हो तो तुमने अपने बारे में क्यों नहीं बताया। तो लीनिया बताती है जब वो जिंदा हुई तो वो ऑर्गेनाइजेशन के टच से दूर हो गई थी और उसने अपना एक हाथ भी खो दिया था। फिर उसने ऑर्गेनाइजेशन में लौटने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, वो अपनी जिंदगी ऐसे ही बिताना चाहती थी। उसने अपने आप को ट्रेन किया और जो योमा का ऑरा था उसको सरपास किया। लीनिया यहाँ पर बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन उसने वो चीज विटनेस की थी जिससे वो बहुत ज्यादा डर गई, इसलिए उसने फाइटिंग को छोड़ दिया और वो शांत जिंदगी जीने लगी। और उसे पता है कि जो टेरेसा थी वो क्लेया के साथ बहुत ज्यादा खुश रहती थी, उसे जिंदगी की जॉय मिलती थी, यानी कि वो चीज जिसकी वजह से वो अपनी जिंदगी बिता सकती थी। लेकिन जो उस दिन हुआ उसके पास से वो भी बहुत ज्यादा उदास हो गई थी, इसलिए वो सोच रही होती है कि क्यों ना वो क्लेया को अपनी क्विक शॉट टेक्निक को सिखाएगी, जिससे क्लेया एवरेज बन पाएगी और वो पेरिसिया से लड़ पाएगी। पहले तो उसका सामना ओफेलिया से होगा। दूसरी तरफ जो ओफेलिया है वो तो पागल हो गई होती है, वो अपने भाई की बातें याद कर रही होती है कि उसने उसको बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी, इसलिए वो अपने आप को अवेकन कर लेती है और वो योमा में बदल जाती है। दूसरी तरफ जो क्लेया है वो लीनिया के साथ प्रैक्टिस कर रही होती है। जो लीनिया है वो समझ जाती है कि क्लेया का जो हाथ है वो इस टेक्निक को संभाल नहीं पाएगा। वो अपनी पूरी कोशिश तो कर रही है, लेकिन ये जो टेक्निक है ये क्लेया के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। उसके बाद जो क्लेया है वो लीनिया के साथ ट्रेनिंग करते रहती है, वो अपनी फुल पोटेंशियल को एक्टिवेट कर पाती है, लेकिन वो इतने अच्छे से क्विक शॉट टेक्निक को नहीं संभाल पाती है, क्योंकि ये चीजें उसके लिए इतनी आसान इसलिए नहीं होती है कि वो अभी बहुत ज्यादा घायल है। वो पहले अपने आप को हील करे और उसके बाद अपनी ट्रेनिंग में पूरा फोकस करे। वही लीनिया उसको कह रही होती है कि तुम अपने आप को ब्लेम करना बंद करो, टेरेसा तुम्हारी गलती की वजह से नहीं बल्कि उसे पेरिसिया ने मारा था, तो इसमें तुम्हारा कोई भी दोष नहीं है। वो जब टेरेसा को
देखती थी तो वो एक जॉय को ढूंढ रही होती थी। वो लाइफ में अपना एक मकसद ढूंढती थी। जब उसे तुम मिली तो वो काफी ज्यादा खुश रहती थी। वो अपने डिसीजन को इतने एक्यूरेट तरीके से लेती थी मानो कि वो अपना फ्यूचर सेव करना चाहती थी। तुम्हें ये मानना होगा कि वो बहुत ज्यादा खुश थी तुम्हारे साथ। वहीं पर उनकी तरफ एक और ग्लिमर बढ़ रही होती है। उसके बाद क्लेयर ट्रेनिंग कर रही होती है और पूछ रही होती है कि वो कितने क्लोज आ पाई तुम्हारी टेक्निक के। तो वो बता रही होती है कि इस टेक्निक को सीखने के लिए अपने आप को काम रखना होगा और जो तुम्हारा मेंटल स्टेज है फिजिकली स्ट्रॉन्ग करना होगा, लेकिन तुम उसके लिए सक्षम नहीं हो क्योंकि जो वो रेंज है तुम अपनी फिजिकल टेक्निक पर ला ही नहीं पा रही हो, इसलिए इस टेक्निक के तुम काबिल नहीं हो। लीनिया का कहने का मतलब है कि ये जो ट्रेनिंग है ये बिल्कुल यूजलेस है क्योंकि उसका जो आर्म है ये टेक्निक को हैंडल ही नहीं कर पाएगा। लेकिन लीनिया के पास एक तरीका होता है, वो क्लेयर का लेफ्ट हैंड को काट देती है और जो अपना राइट हैंड होता है वो उसे दे देती है। क्योंकि वो टेरेसा को अपना राइवल मानती थी इसलिए वो उसको ट्रिब्यूट देना चाहती थी और उसकी सबसे लव वन उसके सामने है तो उसे अपना हाथ देना ये तो बिल्कुल एक तरीके से ट्रिब्यूट ही होगा। तो दोस्तों वो अपना हाथ उसको इसलिए देती है कि उसके हाथ में वो कार्मनेस है, वो स्टेबिलिटी है और वो रेंज है जिसकी मदद से वो अपने अपोनेंट पर बिना रोके अटैक कर सकती है और उस टेक्निक का यूज कर सकती है। तभी वही क्लेमोर जो उनकी तरफ बढ़ रही थी वो वहाँ पर आ जाती है और वो जानती थी कि लीनिया जिंदा है लेकिन उसे पता नहीं थी कि वो कहाँ पर है। जब उसने अपना हाथ काटा और अपने ऑरा का यूज किया तो वो सेंस कर ली और उसके पास पहुंच गई और वो जो क्लेमोर है वो अपना रैंक बताती है नंबर 5। उसके बाद शीन यहाँ से शिफ्ट होता है। क्लेया के सामने ओफेलिया आ जाती है और वो भी अवेकन रूप में, वो योमा बन चुकी है यानी कि फुल्ली अवेकन। फिर दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। जो हमारी क्लेया है वो इम्प्रूव करके आई है इस बार। ओफेलिया उसको टक्कर दे रही होती है लेकिन वो अवेकन रूप में होती है इसलिए बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। क्लेया यहाँ पर उसे हार तो रही होती है, साथ ही वो अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर पा रही होती है क्योंकि जो ओफेलिया है वो उसको पानी के अंदर डुबो देती है और लगभग क्लेया यहाँ पर मरने ही वाली होती है कि वो उसे कुछ याद आता है और वह तुरंत वहाँ से निकलती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है। उससे पहले जो ओफेलिया है वो उसके हाथों को देखकर हैरान हो रही होती है कि ये हाथ कहाँ से आया तुम्हारे पास। जो ओफेलिया है वो उसके ऊपर पागलों की तरह अटैक कर रही होती है और क्लेया अपने ऑरा टेक्निक का यूज करके उससे बच रही होती है और वो बताती है कि वो टेरेसा है। ऑर्गेनाइजेशन ने उसे 47th रैंक दिया है। टेरेसा की प्यारी और उसका जो राइट हैंड है वो लीनिया का है। और इतना बोलने के बाद क्लेया उसके ऊपर अटैक कर रही होती है। वो अपने राइट हैंड का बड़े अच्छे से यूज कर रही होती है यानी कि वो एक क्विक शॉट टेक्निक का। और ओफेलिया जितने भी अटैक क्लेया के ऊपर करती है वो उसे बड़े आराम से रोक लेती है। ये देखने के बाद उसे याद आता है कि जिससे उसकी फाइट हुई थी, जिसके सामने वो टिक ही नहीं पाई थी, उससे क्लेया ने ट्रेनिंग लेकर आई है और साथ में वो हाथ भी लेकर आई है। वो यहाँ पर क्लेया की लिमिट को कमी समझी। वो तो अपने आप को कब का सरपास कर दी थी, इसलिए वो यहाँ पर क्लेया के सामने एक गेम खेलने को कहती है। उसका जो योमा यानी कि मॉन्स्टर वाला रूप होता है वो अपनी टेल पर आ जाती है क्योंकि वही उसका विजुअल पॉइंट होता है यानी कि वीक पॉइंट। वो कहती है कि उसकी जो मॉन्स्टर वाली बॉडी है वो उसे अगर खत्म कर देगी तो वो उसे मौका देगी अपने विजुअल पॉइंट को खत्म करने का। यहाँ पर वो जीत जाएगी और क्लेया उस चीज को एक्सेप्ट कर लेती है और वो तुरंत अपनी जो कोई क्रॉस टेक्निक थी जो उसने हाल ही में सीखी थी वो उसका यूज करते हुए उसकी मॉन्स्टरी बॉडी को खत्म करना शुरू कर देती है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही होती है वैसे वैसे वहाँ पर ओलिविया डर रही होती है, लेकिन उसे पता है कि उसकी जो बॉडी है वो अवेकन है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसकी तरफ अकेले चार्ज करना ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। और ऐसा होता भी है, जो ओफेलिया की बॉडी है वो क्लेया को पकड़ लेती है और वो वहाँ पर हिल भी नहीं पा रही होती है। वहीं पर ओलिविया उसे चिल्ला कर कह रही होती है कि तुम अपने सेल्फिश इंटेंट के कारण यहाँ पर हार गई, लेकिन ऐसा नहीं है। जो क्लेया है वो अपने पास्ट को याद करती है कि क्यों उसने टेरेसा को चुना, क्यों उसने उसकी बॉडी के साथ कंबाइन किया और याद आते ही वो अपनी टेक्निक का यूज करते हुए वो आगे बढ़ते हुए ओफेलिया की जो मॉन्स्टर बॉडी होती है वो उसे खत्म कर देती है। और जैसा कि ओफेलिया ने उसे वादा किया था कि वो उसे खत्म करने देगी और वो अपने वादे पे खड़ी उतरती है।
क्लेया उसको वहाँ पर खत्म कर देती है। जब आखिर में ऑफेलिया मर रही होती है यानी कि पानी में जा रही होती है तो वो अपने भाई की स्माइल को याद कर रही होती है जब उसने आखिरी बार उसे अलविदा कहा था और एक बात कही थी जो वो भूल गई थी। उसे याद करते हुए वो क्लेया को भी गुड बाय कहती है और साथ में कहती है कि वो ब्रदर से यानी अपने भाई से फिर मिलेगी और उसके साथ खेलेगी।